में हमने प्योर सब्सटेंसेस के बारे में डिस्कशन किया है। एलिमेंट्स, कंपाउंड को बहुत क्लियरली अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो पिछली वीडियो पर जाइए और उसे देख लीजिए, उसके बाद इस पर आगे बढ़िए तो अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस अर्थात मिक्सचर्स की। तो मिक्सचर्स जो होते हैं हमने पहले ही बताया है, मिक्सचर्स ये दो प्रकार के होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर्स, हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स, ये मिक्सचर्स के दो टाइप्स हैं। होमोजेनियस मिक्सचर्स हम उन मिक्सचर्स को कहते हैं जिनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट द मिक्सचर्स, यानी ऐसे वो सभी मिक्सचर्स जिनकी होल कंपोजिशन एक जैसी होती है, उसमें कोई अंतर नहीं होता। लेकिन आपको यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि कंपोजिशन क्या होती है। कंपोजिशन का मतलब है मिक्सचर जितने भी कंपोनेंट का बना है वो सभी कंपोनेंट संपूर्ण यानी होल मिक्सचर में एक जैसा उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी मिक्सचर के हर पार्ट में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक जैसा होगा। एग्जांपल है इसका सॉल्यूशन। होमोजेनियस मिक्सचर के एग्जांपल सॉल्यूशन है। जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं उनमें सभी प्रकार के सॉल्यूट और सॉल्वेंट यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, उनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है। तो होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल होता है सॉल्यूशन, और हेटेरोजेनियस इसको हम डिस्कस पहले ही कर चुके हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, इसमें एक आता आपका कोलॉइड्स और एक सस्पेंशन। अब यहां पर आपको ध्यान देना है होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर्स की हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर्स इसको लिखेंगे those mixtures who composition is uniform throughout the mixture are called homogeneous mixtures। यानी इनकी कंपोजिशन में कोई अंतर नहीं होता है। एग्जांपल्स इसके हम लिख सकते हैं, शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, salt solution in water, solution of alcohol in water, solution of CCl4 in benzene। अब ये कुछ हमने यहाँ पर एग्जांपल्स लिखे हैं, होमोजेनियस मिक्सचर्स के एग्जांपल्स हैं। सॉल्यूशंस जितने भी टाइप के होते हैं वो होमोजेनियस मिक्सचर्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं।
क्लास 12 में सॉल्यूशन पर एक चैप्टर है, यहाँ पर हम डिटेल में सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन यहाँ ब्रीफली हमें समझना है मिक्सचर्स के बारे में। तो आप यहाँ समझ लीजिएगा होमोजेनियस मिक्सचर्स के अंदर सभी प्रकार के सॉल्यूशंस आते हैं। देखिए हम इसको अच्छे से समझा देते हैं। जितने भी आपने सॉल्ट सॉल्यूशन यानी जिसे ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं, पानी के अंदर जब हम साधारण नमक यानी जो कॉमन सॉल्ट है उसको डालते हैं, उसका सॉल्यूशन तैयार करते हैं, तो हमें ऐसा नहीं है कि किसी विशेष जगह पर नमक अधिक घुला प्रतीत हो या किसी जगह पर कम हो। अगर उसका टेस्ट किया जाता है तो वो एक जैसा ही लगेगा, क्योंकि जो नमक होता है, जो सॉल्ट है, वो जितना भी वाटर है जिसमें हमने उसे घोला है वो पूरे वाटर में एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम नमक की जगह पर, सॉल्ट की जगह पर अगर हम शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं और शुगर का सॉल्यूशन बनाते हैं, अक्सर आपने नींबू पानी तो पिया ही होगा, उसमें हम थोड़ा सा शक्कर डाल के उसे मीठा बनाते हैं पानी में डाल के, तो जो शक्कर होता है, जो आपकी शुगर है, वो भी पूरे वाटर में यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाती है। एल्कोहल ले लो, ये दूसरे प्रकार का लिक्विड है, जैसे वाटर है, एल्कोहल भी एक लिक्विड है। एल्कोहल में एल्कोहल और वाटर को मिला दी, ये भी यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन को मिलाएं तो ये भी यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है। यानी इनको हम देखकर ऐसा नहीं कह सकते कि ये इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं या मिक्सचर्स हैं। देखने में ये प्योर सब्सटेंसेस की भांति एकदम क्लियर प्योर सब्सटेंस अपीयर होते हैं, दिखते हैं। तो सॉल्यूशंस को समझ में आया होगा कि सॉल्यूशंस, आप लोगों को समझ में आया होगा सॉल्यूशंस होमोजेनियस मिक्सचर्स के अंदर आते हैं। अगर हम बात करें हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स की, हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स के अंदर आपके कोलोइड्स और सस्पेंशन दो को रखा गया है। और हेटेरोजेनियस की अब हम यहाँ पर हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स। हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स में कौन कौन से आ रहे हैं? These are those mixtures whose composition is not uniform throughout the mixture are called heterogeneous mixtures। यानी क्लियर है कि इनकी कॉम्पोजिशन एक जैसी नहीं होती है, इसमें वेरिएशन होता है, किसी जगह पर कंपोनेंट अधिक डिसॉल्व होते हैं, कहीं पर कम, और ये एक जैसे इनका डिस्ट्रीब्यूशन ना होने से ये हमें कभी-कभी खुली आंखों से भी क्लियर दिख जाते हैं कि ये मिक्सचर्स हैं, इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं, देखने में भी ये मिक्सचर लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस जो भी इसमें मिले होते हैं वो हमें क्लियर कट दिख जाते हैं अक्सर, जबकि सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पर एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि सॉल्यूशन हो जो कि होमोजेनियस मिक्सचर्स के एग्जांपल हैं, या फिर कोलोइड्स या सस्पेंशन हो जो हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स के एग्जांपल्स हैं, इन दोनों में कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है, सॉल्यूशन हाई, इनकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, यानी
हाईएस्ट स्टेबल यानी स्टेबिलिटी इज हाईएस्ट और एक की स्टेबिलिटी लोएस्ट होती है। एक बार अगर ये बन जाए तो ये बनने के बाद हमेशा के लिए सॉल्यूशन फॉर्म में बने रहते हैं। लेकिन हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स में ऐसा नहीं है। अगर ये मिक्सचर्स हैं, अगर ये पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए इनको रख दिया जाए तो कोलॉइड्स हैं वो कोगुलेट हो सकते हैं, जम सकते हैं, सस्पेंशन है, इनके कंपोनेंट अलग अलग जगह पर छट सकते हैं, सेटल डाउन नीचे बैठ सकते हैं तल पर, यानी सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन प्रोसेस तो सुनी है, फिल्ट्रेशन के बारे में पिछली क्लासों में। तो अक्सर इसके अंदर कुछ कंपोनेंट है वो ग्रेविटी इफेक्ट के कारण नीचे बैठ जाते हैं और कोलॉइड्स की कोगुलेट हो जाती हैं और सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता है। अगर ये एक बार बन जाए तो ये हमेशा के लिए बने रहते हैं। कोलॉइड्स के बारे में क्लास 12 में चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, जहां पर हम कोलॉइड्स की डिटेल में स्टडी करते हैं, जैसे लाइव फिलिंग कोलॉइड्स, लाइव कविंग कोलॉइड्स, एसोसिएटेड कोलॉइड्स, और मैक्रो लेवल पर इनकी तमाम प्रॉपर्टीज जो है वो हम डिस्कस करते हैं। कोलॉइड फॉर्मेशन भी पढ़ते हैं, डिस्पर्जन मीडियम जैसे कॉन्सेप्ट आएंगे आगे चल के, यहाँ पर हम कोलॉइड्स को डिटेल में समझेंगे। और सस्पेंशन है, ये तो सबसे सिंपल और एकदम कॉमन एग्जांपल है, क्योंकि सस्पेंशन तो अक्सर हम सब देखते ही हैं। इसका उदाहरण है जैसे हम पानी के अंदर कुछ बालू को डाल देते हैं। अब क्लियर है, हमें बालू दिख जाती है, पानी के अंदर बालू कितनी है, पानी कितना है, कैसा है, उसको अगर हम मिला के रखते भी हैं तो कुछ समय के पश्चात ही जो बालू है, वो जो सैंड है, वो बॉटम पर बैठ जाती है और पानी जो है ऊपर आ जाता है। कोलॉइड्स का अगर एग्जांपल्स नहीं कोलॉइड्स का, तो इस कोलॉइड का एग्जांपल है आपके पास ब्लड। जो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है एक प्रकार का कोलॉइड है। आपने देखा होगा जो आप जेल यूज करते हैं बालों में लगाने के लिए, ये भी एक प्रकार का कोलॉइड होता है। आप दूध पीते हैं, दूध भी एक प्रकार का कोलॉइड है। सॉल्यूशन तो हम सब जानते हैं, जिस धरती पर हम लोग रहते हैं और ये एटमॉस्फेयर है जिसके अंदर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, गैसों का एक्सचेंज करते हैं, और ये जो हमारे वायुमंडल में जो वायु है, एयर है एटमॉस्फेयर में, वो भी एक प्रकार का इसमें हालांकि एक सॉल्यूशन है, लेकिन इसके अंदर कभी कभी जब डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं या फॉग हो जाता है, मिस्ट हो जाती है, उस सिचुएशन में एक कोलॉइड बन जाता है। जो आपके बादल हैं, जो आपके एटमॉस्फेयर में जो बारिश का कारण बनते हैं, जो क्लाउड्स हैं, ये भी कोलॉइड का एग्जांपल्स हैं। हालांकि जो एयर है वो एक होमोजेनियस सॉल्यूशन है, क्योंकि इसके कंपोनेंट यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, क्योंकि जितनी भी गैसेस हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन एयर में यूनिफॉर्म है। ऐसा नहीं है कि आप किसी विशेष जगह पर जाएं और एयर में निकालें कि नाइट्रोजन 78% की बजाय 95% निकल आए और ऑक्सीजन 2% निकले या 3% या 5% जो भी है, ऐसा नहीं होगा। हम सब जानते हैं हमारे जो एटमॉस्फेयर है इसमें ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% और 1% ये रिमेनिंग गैसेस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.03 के अप्रॉक्सीमेट हम लेते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन बाकी गैसेस को इंक्लूड करके कार्बन डाइऑक्साइड से टोटल जो वैल्यू है दैट इज द 1%। और यहाँ से हम समझ सकते हैं किसी भी प्लेस पर जाए, अर्थ के किसी भी प्लेस पर जाए, आपको जो एयर की कंपोजिशन मिलेगी उसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन ही मिलेगी। आप भारत में यानी हम जो इंडिया में रहते हैं, यहाँ पर एयर की कंपोजिशन निकालें, हम यूएसए में चले जाएं वहाँ एयर की कंपोजिशन निकालें, ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं वहाँ एयर की कंपोजिशन निकालें, किसी भी जगह पर एयर की कंपोजिशन निकालें, वो निकल कर आएगी यही जो किसी विशेष एक जगह पर निकालते हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 0.03% अर्थात 0.03%, ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%, यही रहेगी। क्योंकि एयर जो है एक प्रकार का होमोजीनियस मिक्सचर है, सॉल्यूशन है, डिफरेंट गैसेस का सॉल्यूशन है जिसमें सभी गैसें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हैं। तो समझ में आया होगा कि होमोजीनियस मिक्सचर्स जो होता है वो सॉल्यूशन है इसका। और सॉल्यूशन भी जरूरी नहीं है आपका कि दो कंपोनेंट से मिलकर ही बने, हो सकता है इसमें दो या दो से अधिक कंपोनेंट भी हो सकते हैं। जैसे एयर है, इसमें कोई दो कंपोनेंट दो गैसों से तो मिलकर बनी नहीं। दो कंपोनेंट से बने हुए सॉल्यूशंस को हम बाइनरी सॉल्यूशंस कहते हैं क्योंकि वो उनके कंपोनेंट 2 होते हैं। और बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में डिटेल में क्लास 12 में हम पढ़ेंगे। हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन का पर टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, और सॉल्यूशन के अंदर जो अलग अलग लिक्विड्स हैं, यानी जिसका मिलकर ये सॉल्यूशन बना है, दो या दो से अधिक कंपोनेंट का, उनका वेपर प्रेशर का क्या रिलेशन है उनकी कॉन्सेंट्रेशन के साथ, जिसे हम रॉबर्ट्स लॉ के टर्म्स में स्टडी करेंगे। हम क्लास 12 में ये भी स्टडी करेंगे कि जो गैसेस होती हैं ये सॉल्यूशन के ये किसी सॉल्यूशन के अंदर कितनी सॉल्युबल है, क्योंकि हम सभी जानते हैं हम सभी इस धरती पर रहते हैं, हम सभी जमीन पर रहने वाले जीव हैं और ब्रीथिंग करते हैं हम डायरेक्ट एयर से ऑक्सीजन को सांस के रूप में लेते हैं। लेकिन जो ऐसे एनिमल्स जो वाटर के अंदर रहते हैं उनको ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन डिसॉल्व फॉर्म में चाहिए। अब डिसॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन कब उन्हें मिल सकती है? अगर वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व हो। अगर वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व होगी तो क्या है? वो भी तो एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। अब ये कैसे होता है? ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है वो किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, प्रेशर पर डिपेंड करती है, कितना प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और टेम्परेचर क्या है उस जगह का, जिसको हम हेनरी लॉ के टर्म्स में क्लास 12 में स्टडी करेंगे। हेनरी के अब हम यहाँ पर डिटेल में नहीं बताएंगे क्योंकि यहाँ हम सॉल्यूशन नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि सॉल्यूशन एक प्रकार का होमोजेनियस मिक्सचर्स है और सॉल्यूशन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सॉल्यूशन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हम बहुत सारी जो आपने देखा है इंजेक्शंस वगैरह बॉडी में लगाए जाते हैं, वो भी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन के इंजेक्शन ही लगाए जाते हैं जो हमारी ब्लड की पीएच के साथ मैच करें। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो सॉल्यूशंस होती हैं सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। स्टेबल का मतलब आप समझ गए होंगे, इनको एक बार बना दिया जाए तो ये हमेशा के लिए बने रहते हैं, वो अपनी वैल्यूज को मेंटेन करके रखते हैं और आसानी से कंपोनेंट में यानी ये अलग नहीं होते, डिसोसिएट नहीं होते, कभी भी नहीं टूटते हैं और परसिस्ट करते। ऐसे देखिए आप किसी भी वाटर के अंदर कुछ शुगर को घोल कर रखते हैं, क्या शुगर वाटर से अलग हो सकती है? नहीं होगी ना, वो बनी रहेगी उसके अंदर, तब तक बनी रहेगी जब तक हम उसको अलग करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लंबे समय तक स्टेबल है, बने रहते हैं, आसानी से अलग नहीं होते हैं। और अगर इन्हें अलग करना है तो हमें फिजिकल प्रोसेस का यूज करना पड़ेगा, जैसे हम वेपराइजेशन प्रोसेस का यूज कर सकते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज कर सकते हैं दो लिक्विड के सॉल्यूशन को अलग करने के लिए। अगर दो लिक्विड्स हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस का हम यूज कर सकते हैं। अगर दो लिक्विड्स हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम डिफरेंस है, लगभग 5 डिग्री सेल्सियस या इससे भी कम है, तो उस सिचुएशन में हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। फिलहाल ये जो प्रोसेस है जब बताएंगे हम प्यूरिफिकेशन ऑफ मिक्सचर्स तो बहुत डिटेल में समझाएंगे। आपको ये समझना है सॉल्यूशन जो होता है कितना क्रूशियल होता है। एक चीज और बता दें आपको, आपने अक्सर देखा होगा कि जो आपके घर के अंदर जब कहीं पर एक छोटा सा होल होता है और उस होल से होकर सन की लाइट आती है, तो सनलाइट जब होल से होकर आती है तो उस लाइट में कुछ धूल के कण, डस्ट पार्टिकल्स ऊपर नीचे इस तरीके से मोशन करते हैं,
जिससे हमें पता लग जाता है कि उस पर्टिकुलर इस जगह से लाइट आ रही है। अब वो लाइट उस पर्टिकुलर जगह से आ रही है तो हमें पता लग जाता है कि ये कहलाता है टिंडल इफेक्ट। ये किसके कारण होता है? ये टिंडल इफेक्ट जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो व्हाइट लाइट को स्कैटर कर देते हैं, जिससे उसका जो पाथ है वो विजिबल हो जाता है। क्योंकि मैंने अभी बताया एयर तो एक होमोजेनियस मिक्सचर है, अर्थात एयर एक सॉल्यूशन है, लेकिन डस्ट पार्टिकल्स, स्मॉग, फॉग अगर इसमें हो जाए तो ये एक कोलॉइड हो जाता है। तो डस्ट पार्टिकल मिलने से कोलॉइड मीडियम का एक कोलॉइड माध्यम बन जाता है। कोलॉइड मीडियम के अंदर से जब लाइट आती है हमारे पास तक तो उसमें स्कैटरिंग होने के कारण यानी वो लाइट का जो पाथ है वो विजिबल हो जाता है, जिसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो हम कह सकते हैं टिंडल इफेक्ट scattering of light while the particles of the medium due to which its path become visible is called Tyndall effect। अब Tyndall effect में अगर बात की जाए तो ये सॉल्यूशंस Tyndall effect को शो नहीं करते हैं। सॉल्यूशंस Tyndall effect को शो इसलिए नहीं करते क्योंकि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का जो साइज है लाइट की वेवलेंथ के साइज से भी छोटा होता है, अप्रोक्सीमेटली उसी के आसपास होता है। जबकि कोलॉइड्स और सस्पेंशन जो है इनके पार्टिकल्स का जो साइज है वो बहुत ही ज्यादा होता है। कोलॉइड्स का पार्टिकल का साइज फिर भी सस्पेंशन से काफी छोटा होता है, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल्स का जो साइज है वो कोलॉइड के पार्टिकल्स के साइज से भी काफी बड़ा होता है। ऐसे में ये दोनों ही टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो कोलॉइड्स हैं माफ कीजिएगा बीच में डिस्टर्बेंस होने के लिए। देखिए हम ये जो बात कर रहे थे कोलॉइड्स जो होते हैं और सस्पेंशन जो होते हैं इनके पार्टिकल्स का जो साइज होता है काफी बड़ा होता है, और जिसके कारण जब भी कोई व्हाइट लाइट इनके थ्रू इनके अंदर से होकर निकलती है, पास होती है, तो ये उस लाइट लाइट को स्कैटर कर देते हैं, जिससे इसका मीडियम विजिबल हो जाता है और जिसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो कोलॉइड्स सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं, जबकि सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता है। जब हम 12th क्लास में सॉल्यूशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब बहुत कुछ इसमें समझाएंगे, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज बताएंगे सॉल्यूशंस की क्या होती हैं बहुत बारीकी से, और रॉड्स लॉ, हेनरी लॉज को भी डिस्कस करेंगे। कोलॉइड्स के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, कोलॉइड्स की फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, कोलॉइड्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, कोलॉइड की स्टेबिलिटी डिस्कस करेंगे, सर्टेन केमिकल रिएक्शंस जो कोलॉइड्स बनाने के लिए होती है वो डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर सस्पेंशन की बात करें, ये तो खुली आंखों से कोई भी देख के बता सकता है ये मिक्सचर है, लेकिन कोलॉइड्स जो होते हैं सॉल्यूशन की भांति दिखते हैं, देखने में ऐसा लगता है ये सॉल्यूशन है पर होते नहीं, क्योंकि इनके पार्टिकल का जो साइज होता है सॉल्यूशन से तो बड़ा होता है लेकिन सस्पेंशन से काफी छोटा होता है। लेकिन इनके बीच में साइज होने के कारण ये सॉल्यूशन जैसे दिखते तो है, लेकिन इनके जो नेचर है वो सस्पेंशन जैसा होता है। अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल आपका सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन के बाद स्टेबिलिटी कोलॉइड्स की होगी, कोलॉइड्स के बाद स्टेबिलिटी सस्पेंशन की होगी, और सस्पेंशन सबसे कम स्टेबल होता है। अगर इसे कुछ समय के लिए रख दिया जाए तो इसके सभी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं यानी जो भी जिससे मिलकर ये सस्पेंशन बना है वो सभी के सभी बैठ जाएंगे और ये पृथक हो जाएंगे यानी अलग हो जाएंगे। लेकिन कोलॉइड्स इतनी जल्दी तो नहीं अलग होते हैं कि इनमें कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी होती है, लेकिन अगर एक लंबे समय तक ये रखे जाए या कोई कोआगुलेटिंग एजेंट इसमें डाल दिया जाए तो ये कोआगुलेट होकर जम जाते हैं और पृथक हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। हम सब जानते हैं दूध को अगर कुछ समय के लिए रख दिया जाए क्या उसके सभी कंपोनेंट अलग हो जाते हैं? नहीं होते हैं ऑब्वियसली। क्या बालू और पानी को मिला के रख दोगे कुछ समय बाद अलग हो जाते हैं? हो जाते हैं, क्योंकि सस्पेंशन है उसके जो कंपोनेंट है बहुत कम स्टेबल है, कुछ ही समय में बैठ जाए, पर दूध में ऐसा नहीं होता।
लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं है कि दूध को लंबे समय तक रख दो, उसकी पार्ट जो कंपोनेंट वो अलग ना हो। 2 दिन रख दीजिएगा आप प्लेट, दूध देखिएगा फट जाएगा, उसके कंपोनेंट अलग हो जाएंगे। कारण क्या है? कारण ये है कि इनकी स्टेबिलिटी इससे तो अधिक है लेकिन सॉल्यूशन जितनी नहीं है। पार्टिकल साइज बड़े हैं, अगर इन्हें टर्म्स एंड कंडीशन नहीं मिलती हैं प्रिजर्व करने के लिए तो ये अपने कंपोनेंट में टूट जाते हैं, डिस्पर्जन मीडियम में एकदम अलग हो जाते हैं। तो इन्हें स्टेबल रखने के लिए एक स्टेबलाइजिंग की जरूरत है। कोलॉइड्स को स्टेबलाइजिंग एजेंट की जरूरत होती है जिसे ऐड करना बहुत जरूरी है। अगर हम वो नहीं ऐड करते हैं तो ये टूट जाते हैं अलग अलग कंपोनेंट में। इसके अलावा कोई कोपुलेटिंग एजेंट इसमें डाल दें तो भी ये टूट जाते हैं। जैसे दूध के अंदर आप नींबू डालते हैं तो दूध फट जाता है क्योंकि वो कोपुलेटिंग एजेंट का काम करेगा। सिंपली अगर ब्लड है बॉडी से बाहर आता है तो वो कोपुलेट होकर यानी जम जाता है, कोपुलेशन हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कांटेक्ट में आते ही वो डिस्टेबलाइज हो जाता है, वो कोलॉइड के फॉर्म में नहीं रहता। ब्लड कोलॉइड के फॉर्म में केवल हमारी बॉडी के अंदर ही रहता है। जैसे एयर के कांटेक्ट में आता है ये कोपुलेट होना शुरू हो जाता है। तो ये कोलॉइड को स्टेबल करने के लिए स्टेबलाइजिंग एजेंट की जरूरत होती है और अगर इसे नहीं रखा स्टेबलाइजिंग एजेंट न रख दिए जाए तो ये भी कोपुलेट हो जाता है अलग अलग। पर सॉल्यूशन में ऐसा कोई जरूरत नहीं है, हमें किसी स्टेबलाइजिंग एजेंट की जरूरत नहीं है, ये स्टेबल होता है अपने आप में, स्टेबल होता है। पार्टिकल के साइज इतने छोटे होते हैं कि सिंपल फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम सॉल्यूशन को अलग भी नहीं कर सकते। इसको अलग करने के लिए हमें बहुत ही अलग फिजिकल प्रोसेस का यूज करना पड़ता है, जैसे डिस्टिलेशन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। लेकिन कोलॉइड्स को हम बहुत ही फाइन साइज के फिल्टर पेपर से अलग कर सकते हैं, लेकिन जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होते हैं उनसे तो कोलॉइड भी पास हो जाते हैं, लेकिन इनके पार्टिकल के साइज सॉल्यूशन से थोड़े बड़े होते हैं। इसलिए अगर वेरी फाइन साइज के फिल्टर पेपर लिएगा तो कोलॉइड को अलग कर सकते हैं। सस्पेंशन को तो हम किसी भी ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से अलग कर ही सकते हैं क्योंकि इसके पार्टिकल साइज तो इतने बड़े होते हैं खुली आंखों से तक दिखते हैं, ये तो खुली आंखों से दिखते नहीं है। अब बात करें हमारे चारों तरफ डेली यूज में सॉल्यूशंस, कोलॉइड, सस्पेंशन कहाँ कहाँ है। अब देखिए हमें बताने की क्या जरूरत है, आप खुद ही बता सकते हैं सॉल्यूशंस कहाँ है। अब तक कितना कुछ हमने तुम्हें बताया, डिस्कस किया है, उम्मीद करते हैं खुद ही बताओगे सॉल्यूशन कहाँ है। कोलॉइड्स कहाँ है पता है ना, ध्यान करिएगा जो बादल है कोलॉइड का फॉर्म है। सर्दियों में जो कोहरा होता है क्या है, कोलॉइड का ही तो फॉर्म है। कोहरा है जो तुषार करता है, या फिर जो आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी सिटी है उसमें स्मोक सी छाई रहती है। अब ये स्मोक क्या है, कोलॉइड ही तो है। आप बटर खाते हैं और बटर ये क्या है, कोलॉइड है। दूध है, मिल्क, ये कोलॉइड है। आप जेल लगाते हैं बालों में, क्या है, कोलॉइड है। तो ब्लड हमारे शरीर के अंदर इतना ज्यादा कोलॉइड है। सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन तो सीधे सीधे देखने में लगता है मिश्रण, इसमें अलग अलग कंपोनेंट आप देखते हैं। जैसे मैं बालू को मिला दिया पानी के अंदर, एक सस्पेंशन हो गया, या चॉक पाउडर को पानी के अंदर मिला दिया, सस्पेंशन हो गया। तो सस्पेंशन ज्यादा समय तक टिकते नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके इस क्लास 11 में इतना डिटेल में नहीं है जो हम आपको बताएं यहाँ पर, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो टॉपिक क्रम वाइज है, सीरीज वाइज, उस प्रकार से आपको समझाया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब क्योंकि इसके बारे में इतना है नहीं यहाँ पर आपकी क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर में, सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, हल्की सी इंट्रोडक्शन है इनके बारे में, और जब इनके चैप्टर पढ़े जाएंगे तो हम आपको इतना क्लियर करा देंगे। अगर आप एक एक चीज़ को ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, तो मैं आपसे दावे से कह सकता हूँ आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आपकी जेईई नीट लेवल की तैयारी एकदम अच्छी हो जाएगी। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगर इस तरह की नॉलेज लेना चाहते हैं तो उससे जुड़े रहना पड़ेगा, तभी ये नॉलेज आपको मिल पाएगी। देखिएगा, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो जरूरी है वो ये है बताना था कि ये सॉल्यूशंस हो, कोलॉइड्स हो, सस्पेंशन हो, ये तीनों ही इम्प्योर सब्सटेंसेस के अंदर आते हैं, मिक्सचर्स के अंदर आते हैं, क्योंकि इनके अंदर दो या दो से अधिक कंपोनेंट तो मिले होते हैं,
पर उनकी कोई भी कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं होती है, यानी इसका मतलब एक फिक्स रेशियो में नहीं होती है। ऐसा तो नहीं है आप लोग कहेंगे कंपाउंड में भी तो है दो या दो से अधिक कंपोनेंट, जो पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया। हाँ कंपाउंड में है, लेकिन कंपाउंड जो है उसमें जो दो कंपोनेंट है वो केमिकली कंबाइंड इस प्रकार से है कि आप उनको फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते। वे फिक्स रेशियो वाइज मास है। अगर उनके कंपोनेंट को अलग कर दिया गया तो सब्सटेंस ही अस्तित्व में नहीं रहेगा। हमने आपको क्लियर बताया वो सब्सटेंस एग्जिस्टेंस में क्यों है, क्योंकि वो उस रेशियो में जुड़े हैं तभी है। ऐसे देखिए वाटर है, वाटर में दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। अगर दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को एक साथ जोड़ा जाए तो एक वाटर मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। अब वाटर मॉलिक्यूल सिर्फ दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन की वजह से है। अब ऐसा नहीं हमने दो हाइड्रोजन के साथ दो ऑक्सीजन जोड़ दिए तो वो वाटर नहीं रहेगा, वो हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाएगा। अब हाइड्रोजन परऑक्साइड अलग कंपोनेंट अलग है कंपाउंड, जबकि वाटर अलग कंपाउंड है, दोनों में कोई तालमेल नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि अगर केमिकल कंपोजिशन बदल गई तो निश्चित तौर पर कंपाउंड बदल जाएगा। लेकिन सॉल्यूशन इनमें मिक्सचर में ऐसा थोड़ी होता है। आप जैसे मान लो शुगर सॉल्यूशन बना रहे हैं तो शुगर सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करना है, आपको वाटर के अंदर शुगर को ऐड करना। ये तो आप नहीं सोचते कि हमें कितनी शुगर ऐड करनी, कभी शुगर ज़्यादा ऐड कर देते हैं कभी कम कर देते हैं, तो आपके ऊपर है कितनी भी कर सकते हैं। हालांकि यूनिफॉर्म कंपोजिशन इसकी होती है, होमोजीनियस है, लेकिन इसको कितना ऐड करना कम ज़्यादा इसकी मात्रा, क्या मास फिक्स है, इसका मास फिक्स नहीं है। और किसी भी मास को किसी भी रेशियो में हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और अगर हमें इसको अलग करना हो तो सिंपल हम इसे वेपराइजेशन करके इसको गर्म करके वाटर को वेपर के फॉर्म में बाहर निकालते हैं, शुगर नीचे रहते हैं। यानी फिजिकल मेथड से इसको हम अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें कंपाउंड की, क्या कंपाउंड हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कुछ भी करो फिजिकल मेथड से तो नहीं हो सकता। उसको अगर करना भी है तो जटिल एक कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस करनी पड़ती है, जिसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब जैसा आएगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए कंपाउंड प्योर सब्सटेंसेस हैं, इनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन फिक्स्ड है। और जबकि ये मिक्सचर्स हैं, भले सॉल्यूशन प्योर सब्सटेंसेस की तरह दिखता है, यूनिफॉर्म इनमें होमोजेनियस नेचर के कारण सॉल्यूशन जो है आपको यूनिफॉर्म जो होता है इसमें प्योर सब्सटेंस की तरह दिखता है, लेकिन ये प्योर नहीं है, ये समझ लीजिएगा। इसी प्रकार से जो भी मिक्सचर है आपकी सॉल्यूशन हो, कोलॉइड्स हो, सस्पेंशन, ये मिक्सचर ही हैं, लेकिन फिर भी आपस में ये तीनों अलग हैं। पार्टिकल साइज के बेस पर सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज सबसे कम, सबसे छोटा, इसका सबसे बड़ा होता है। इतना बड़ा कि खुली आंखों से भी देखें, ये इतना छोटा कि लाइट की रेस को भी स्कैटर नहीं करता, व्हाइट लाइट को फ्रिंडल इफेक्ट भी शो नहीं करता, लेकिन ये फ्रिंडल इफेक्ट को भी शो करता है, ये भी करता है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मिक्सचर्स में कोई डाउट नहीं रही होगी। यहाँ पर हम डिटेल में नहीं लिखा है, आप समझ लीजिए हमें कुछ डेफिनेशन लिखा है। हेटेरोजेनियस मिक्सचर की हमने आपको डेफिनेशन लिखा है। सॉल्यूशंस की डेफिनेशन लिखना चाहे तो मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख सकते हैं। सॉल्यूशंस को क्या लिख सकते हैं? सॉल्यूशंस आर द होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। लिख सकते हैं इस तरीके से। सॉल्यूशंस में भी बाइनरी और नॉन बाइनरी सॉल्यूशन हो सकता है। बाइनरी सॉल्यूशन मींस एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। अब सॉल्यूशन बनता है दो चीजों से मिलकर, नंबर 1 सॉल्यूट, नंबर 2 सॉल्वेंट। आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है, नंबर 1 सॉल्यूट, नंबर 2 सॉल्वेंट। अब इन दोनों चीजों को जोड़ दिया जाए सॉल्यूशन मिल जाएगा। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होता है जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। जैसे मान लीजिए हम पानी के अंदर चीनी को घोल रहे हैं तो पानी क्या हो गया, वाटर क्या हो गया, वाटर ऑब्वियसली सीधी सी बात है सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होगा, पानी होगा, तो पानी उसका सॉल्वेंट हो गया और शुगर हो गई इसकी सॉल्यूट। इसी प्रकार से कोलॉइड्स दो चीजों से मिलकर बना होता है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम। अब वही चीजें हैं जो हमने अभी सॉल्यूशन में बात की।
सॉल्यूशन में हमने कहा सॉल्यूट सॉल्वेंट। अब यहाँ पर टर्म अलग है, बस काम एक ही है। डिस्पर्स फेज जो होता है वो सॉल्यूट की तरह होता है और डिस्पर्जन मीडियम एक प्रकार का सॉल्वेंट की तरह होता है। लेकिन यहाँ पर टर्म हम अलग यूज क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो होते हैं सॉल्यूशन से बहुत अलग होते हैं। यूनिफॉर्म कंपोजिशन इसमें है, लेकिन इसमें जरूरी नहीं है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन वो होती है, लगती है, पर ये घुलते नहीं है पूरी तरीके, डिस्पर्स रहते हैं। किसके अंदर? डिस्पर्जन मीडियम, यानी ऐसा सब्सटेंस जो बहुत लार्ज अमाउंट में मौजूद है तो उसके अंदर डिस्पर्स फेज यानी कम अमाउंट वाले सब्सटेंसेस को कैसे भी करके डिस्पर्स कर दिया जाए पूरे में, तो कोलॉइड्स का निर्माण होता है। आप जानते हैं कि ऑयल वाटर के साथ नहीं घुलता, लेकिन ऑयल और वाटर और सॉल्ट तीनों को मिला दिया जाए घुल जाएगा। ऑयल जो आपका चिकना होता है, तेल कभी पानी के साथ नहीं घुलता, लेकिन जैसे साबुन को उसके साथ मिला दिया जाए घुल जाएगा, क्यों? कोलॉइड बन जाएगा। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा। कोलॉइड जो होते हैं वो सॉल्यूशन की तरह नहीं होते हैं, समझ रहे हैं? इनको जबरदस्ती बना दिया जाता है। इसलिए अगर इनमें स्टेबलाइजिंग एजेंट हटा दिया जाए तो ये डिस्टेबल हो जाते हैं, कोगुलेट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इसलिए स्टेबलाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है, जबकि सॉल्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। सस्पेंशन है, ये तो सीधी सी बात है, ये कभी भी मिलते नहीं है। यूनिफॉर्म की कोई बात ही नहीं यहाँ पर है, ये नॉन यूनिफॉर्म ही रहते हैं और इतने क्लियर होते हैं कि खुली आंखों से कोई भी देखने को बता सकता है। कोई इनमें समस्या वाली बात है नहीं, समझ चुके होंगे। उम्मीद है सस्पेंशन क्लियर हो गया होगा। तो सॉल्यूशन, कोलॉइड, सस्पेंशन बहुत अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया है। और मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाए गए कंपाउंड के बारे में भी आपको क्लियर कर दिया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखिए, कंपाउंड और होमोजेनियस मिक्सचर जो सॉल्यूशन, इनके बारे में जो आपको ध्यान रखना है वो ये देखिएगा। जैसे जो आपका कंपाउंड होता है उसकी कंपाउंड जो होता है उसकी प्रॉपर्टी कंपोनेंट से बिल्कुल अलग होती है। जैसे हम जानते हैं H2 हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करती है, H2O का निर्माण करती है। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस कंबाइंड टू फॉर्म वाटर इन वेपर फेज। ये 2 यूनिट्स और यहाँ पर 2 units of hydrogen gas combined with 1 unit of oxygen gas to form 2 units of water vapor. In this equation or in this chemical reaction, you can see that hydrogen is a gas, oxygen also a gas, water produced will be in vapor phase, gaseous phase. What properties of hydrogen, properties of oxygen, properties of water are not same, they are quite different, because hydrogen is combustible in nature, it burns with pop sound. Hydrogen burns with pop sound, while oxygen is a supporter of burning, while water act as fire extinguisher। यानी क्लियर हो रहा है, हाइड्रोजन पॉप ध्वनि उत्पन्न करती हुई जलती है, ऑक्सीजन जलाने में सहायक है किसी को, और वाटर आग बुझाने का काम करता है। तीनों के नेचर को देखिए, जबकि ये कहीं भी मिलान नहीं करते। क्या वाटर के गुण हाइड्रोजन जैसे बिल्कुल भी नहीं है, ऑक्सीजन जैसे बिल्कुल भी नहीं है। वाटर जो है ना तो हाइड्रोजन जैसे नेचर का है ना ही ऑक्सीजन जैसे नेचर का है, ये अपने आप में अलग है। तो इनके जो कंपोनेंट हैं, इनका जो नेचर है और ये जो प्रोडक्ट है, इनका जो दोनों ही डिफरेंट है, सेम नहीं हो सकती। क्या सॉल्यूशन में ऐसा होता है? मिक्सचर में ऐसा होता है? आप जानते हैं शुगर का टेस्ट कैसा होता है? मीठा होता है। वाटर का टेस्ट कैसा होता है? कोई टेस्ट नहीं होता है।
टेस्ट ही नहीं होता है वाटर का। लेकिन वाटर और शुगर को जब मिला दिया जाए तो उनके मिलने से शुगर सॉल्यूशन जो होता है उसका टेस्ट कैसा होता है, मीठा होता है। तो जो सॉल्यूशन होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टीज होती हैं, किस किस की, जिनसे मिलकर वह बना होता है। प्रॉपर्टीज गायब नहीं होती है, जबकि कंपाउंड में ऐसा नहीं है। कंपाउंड जितने कंपोनेंट से मिलकर बना है उन कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज कंपाउंड में नहीं पाई जाती है। कंपाउंड की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है, बिल्कुल डिफरेंट होती है, कोई इनमें मिलान नहीं होता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, और अगर ध्यान रखेंगे तो आपकी कोई भी डाउट नहीं रही होगी। कंपाउंड्स को, मिक्सचर्स को, और यानी मिक्सचर्स में भी सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलवर्ट्स जो हैं, एलिमेंट्स को जो पिछले लेक्चर में बताए हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, कंपाउंड्स में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर ध्यान दिया होगा तो निश्चित समझ गए होंगे। तो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज आर नॉट द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट ऑफ और द रिएक्टेंट, यानी जिनसे मिलकर ये बना उनकी प्रॉपर्टी नहीं होती है। जबकि प्रोडक्ट यानी जबकि मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है। मिक्सचर्स में जो कंपोनेंट हैं जिनसे मिलकर मिक्सचर बना है, मिक्सचर की प्रॉपर्टी भी उन्हीं की प्रॉपर्टी का एवरेज होती है, मिलकर होती है। मिक्सचर में बहुत सारी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। और दूसरा डिफरेंस क्या है कंपाउंड और मिक्सचर्स में? कंपाउंड को हम पृथक नहीं कर सकते, इसको हम इसके कंपोनेंट को अलग नहीं कर सकते कंपाउंड से बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। इसको अलग करना है तो हमें केमिकल मेथड्स का उपयोग करना होगा, केमिकल रिएक्शंस करना है। जबकि मिक्सचर्स में ऐसा नहीं। मिक्सचर को पृथक करने के लिए, उनको कंपोनेंट को अलग करने के लिए हमें सिंपल फिजिकल प्रोसेस का यूज करना है। कंपाउंड का कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं होता क्योंकि वो प्योर सब्सटेंस है ही नहीं, और जबकि मिक्सचर का कंपाउंड का एक निश्चित फॉर्मूला होता है। उल्टा बोल दिया, माफ कीजिएगा, सॉरी इसके लिए। कंपाउंड का एक निश्चित फॉर्मूला होता है, इसलिए कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस, जबकि मिक्सचर में ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि उनका कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि वो एक चीज से नहीं बने, हालांकि अनेक चीजों से बने पर केमिकली कंबाइंड नहीं है। जो फॉर्मूला हो उनका, तो उनका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। सीधी सी बात, प्रॉपर्टी एवरेज होती है दोनों की मिला के। और कंपाउंड और मिक्सचर जो भी दोनों का कहीं ना कहीं हमारे लिए यूज है। मिक्सचर्स भी यूजफुल होते हैं और कंपाउंड भी यूजफुल होते हैं। हमारे यूरिन में कौन सा कंपाउंड पाया जाता है? यूरिया भी पाया जाता है। अच्छा ये बताइएगा, यूरिया का प्रोडक्शन कहाँ होता है? यूरिया का प्रोडक्शन बॉडी में कहाँ होता है, बता सकते हैं? नहीं होता। चलिए, क्योंकि ये बायोलॉजी का है लेकिन फिर भी केमिस्ट्री से कहीं ना कहीं अलाइन करता है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो एमिनो एसिड्स होते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ जाती है और बॉडी को इसकी जरूरत नहीं है। एमिनो एसिड्स अगर नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है, अगर इनकी अमाउंट बढ़ती है तो ये बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। तो ऐसे में जो ज़्यादा प्रोटीन अगर हम लेते हैं और उतनी प्रोटीन की हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है, तो ऐसे में हमारा लीवर है वो एक्स्ट्रा एमिनो एसिड्स जो हैं उनके जो कंपोनेंट हैं उनको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। यूरिया में कन्वर्ट करके और वो यूरिया हमारे यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाती है। किडनी उसको एक्सक्रिएट करके और बाहर निकाल देती है। तो ये क्या है, डिजॉल्व फॉर्म में जा रहे हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं बन रहे हैं। हार्मफुल कंपाउंड हमारे बॉडी के अंदर बनते हैं, कोई यूजफुल कंपाउंड है। ग्लूकोज लेते, ग्लूकोज किस लिए लेते? ग्लूकोज का हम यूज एनर्जी, एकदम अचानक एनर्जी चाहिए तो हम डायरेक्ट ग्लूकोज का घोल लेंगे, सॉल्यूशन लेंगे, ग्लूकोज का वाटर में पी लेंगे, क्योंकि ग्लूकोज हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। अरे जो भोजन करते हो, जो खाना खाते हो, उससे क्या मिलता है? उससे जो ग्लूकोज मिलता है, ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है। ग्लूकोज क्या कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है, सिंपल फॉर्म है। जो खाना खाते डाइजेस्ट होता है वो भी ग्लूकोज में ही मिलता है, लेकिन हम डायरेक्ट ग्लूकोज लेंगे, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। ग्लूकोज क्या यूजफुल कंपाउंड है, इंस्टेंट एनर्जी के लिए हम यूज करते हैं। और ये ग्लूकोज भी हार्मफुल हो जाता है जब बॉडी में
निश्चित लिमिट से ज़्यादा हो जाता है बॉडी के अंदर तो हमें शुगर जैसी प्रॉब्लम से समस्या हो सकती है। अगर इंसुलिन हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर अमाउंट में नहीं बनता है तो उस सिचुएशन में ये बॉडी के अंदर ग्लूकोज की लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाता है। ये तमाम चीज़ें बायोलॉजी की हैं, लेकिन सोचिए कहीं ना कहीं केमिस्ट्री से जुड़ी हुई यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। केमिस्ट्री के बिना साइंस को यानी साइंस की किसी भी ब्रांच को, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो या फिर और भी ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट हो, वो इसके बिना अधूरे हैं कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ें हैं, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो इस लेक्चर में अब तक हमने आपको बेसिक चीज़ें कई बता दी हैं। पिछले लेक्चर को मिला के अब तक हमने आपको स्कोप बता दिया, केमिस्ट्री का स्कोप क्या है, केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस क्या हैं, केमिस्ट्री के कौन कौन से फील्ड में यूज है, केमिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं इसके अंदर हमने आपको मैटर के बारे में पढ़ा दिया है, बल्क प्रॉपर्टी मैटर की कौन कौन सी हैं उनको बहुत विस्तार से बता दिया है। हमने एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर्स, होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड्स ये सब बता दिया, आज के इस लेक्चर में बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हुई होंगी अब तक की। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कौन कौन सी होती हैं उसको बहुत डिटेल में बारीकी से पढ़ेंगे। साथ ही साथ अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई सिस्टम, 7 फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सी हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।